हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि परीक्षावाड़ी की किताब पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके 8 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि 9 चैप्टर इसके कंप्लीट किए जा चुके हैं। अभी हमारा 10वां चैप्टर है और 9वां लेक्चर है, क्योंकि इसका जो पहला वाला लेक्चर है, मतलब कि पहला जो चैप्टर है उसको लास्ट में कंप्लीट कराया जाएगा और आगे के जो आपके लेक्चर है सेकंड वाले चैप्टर से इसको कवर किया जा रहा है, जो कि आपके जो 20-21 जितने भी आपके अध्याय हैं उनको एक अध्याय आपका एक लेक्चर में कवर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आता है आपका जो आज का जो चैप्टर है उसमें आता है पर्यटन एवं प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के बारे में। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेक्चर की लिंक भी साथ में मिलेगी और उसी के साथ ही जो लेक्चर है वहीं उसी के साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। जिस तरीके से आपका लेक्चर बनाया गया है उसी तरीके से पीडीएफ को भी बनाया गया है, तो आप उस वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पर्यटन। पर्यटन के संदर्भ में देखा जाए तो प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक, सामरिक, धार्मिक, दार्शनिक, शैक्षिक, आर्थिक, कलात्मक केंद्रों के विकास एवं पतन होते रहे हैं। इनमें से कुछ आज भी हैं। स्वतंत्रता के बाद इन केंद्रों का पर्यटन की दृष्टि से पुनर्विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य हेतु 1956 में स्थापित पर्यटन विभाग व 1972 में पर्यटन निदेशालय सक्रिय है। तो 1956 में कौन सा पर्यटन विभाग तथा 1972 में पर्यटन निदेशालय, जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत है। पर्यटन संबंधी व्यवसायिक कार्यकलापों की देखरेख के लिए 1974 में पर्यटन विकास की निगम की भी स्थापना की गई। पर्यटन में रोजगार हेतु इच्छुक व्यक्तियों को पर्यटन संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ की स्थापना की गई और इसके अतिरिक्त अलीगढ़ में एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी है। तो ये कहाँ पर है? फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में स्थित है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1998 में प्रख्यापित राज्य की प्रथम पर्यटन नीति में 7 परिपथ चयनित किए गए थे, जो इस प्रकार में है, जैसे कि कौन कौन से 7 परिपथ है? एक ब्रज परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ, बौद्ध परिपथ, विंध्य परिपथ, अवध परिपथ, वन इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ और जल विहार परिपथ आता है। ब्रज परिपथ के अंतर्गत मथुरा, वृंदावन, आगरा एवं तथा श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े क्षेत्र आते हैं। बुंदेलखंड परिपथ के अंतर्गत झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजर, चित्रकूट तथा निकटवर्ती क्षेत्र आते हैं। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थल आते हैं। विंध्य पर्वत परिपथ के अंतर्गत विंध्याचल तथा सोनभद्र से जुड़े क्षेत्र आते हैं। अवध परिपथ के अंतर्गत लखनऊ तथा प्रयागराज व उनके मध्य का क्षेत्र आता है। वन इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ में प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य, वन विहार और इको पर्यटन स्थल शामिल है। और जल विहार परिपथ में ऐसे क्षेत्र जहां जल की क्रीड़ा की संभावनाएं होती हैं, तो ये यहाँ पर आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 7 तरीके के परिपथ हैं। नेक्स्ट आता है कि जून 2015 में ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के तहत ऐसे गांवों को चिन्हित कर विकसित किए जाने की व्यवस्था है जो मुख्य पर्यटन स्थल व परिपथ के समीप हो और जहां पर्यटन की संभावना हो। सरकार ऐसे किसी ग्राम के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की धनराशि स्वीकृत करती है और 1 वर्ष में अधिकतम 3 ग्राम चयनित किए जाते हैं। ग्रामीण पर्यटन के अनुसार 1950 से पहले निर्मित घरों व हवेलियों को पर्यटकों के लिए आवासीय व्यवस्था के रूप में विकसित करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए की देने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद आता है कि 2016 में नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु 7 नए पर्यटन परिपथ जो है उनको चयनित किया गया, जिसके अंतर्गत आता है पहला जो परिपथ था वह हेरिटेज आर्क, जो कि आगरा, लखनऊ, वाराणसी का परिक्षेत्र है। महाभारत परिपथ, जो कि महाभारत काल से जुड़े स्थल। रामायण परिपथ, जहाँ पर रामायण से उल्लेखित स्थल है। जैन परिपथ, जो कि जैन धर्म से जुड़े परिपथ है स्थल आते हैं। सूफी परिपथ, जो तो सूफीवाद से जुड़े प्रमुख स्थल। स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, जो कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल आते हैं। क्राफ्ट, कंज्यून और कल्चर परिपथ, जिसमें हस्तशिल्प, व्यंजन और विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्र आते हैं।
प्रदेश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आगरा, लखनऊ, वाराणसी शहरों में ही आते हैं और इन कारण इन शहरों को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें 12 से 15 जिलों का दायरा शामिल किया गया है। हेरिटेज आर्क के तहत इन तीनों नगरों में सड़क सहित सभी तरह स्तर के बुनियादी ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। यूपी हेरिटेज टूरिज्म को अमलीजामा पहनाने के लिए पुरानी इमारतों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। 2000 से 2001 में देखा जाए तो प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन कर आगरा, वाराणसी, लखनऊ में तैनात किया गया है, जो आगे चलकर झांसी, प्रयागराज और मथुरा में भी पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है। केंद्र द्वारा कुर्सीनगर व श्रावस्ती में TFSO की तैनाती भी की गई है। पर्यटन क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश के लिए एकल मेज प्रणाली लागू की गई है और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही डिस्कवर योर रूट्स योजना के तहत भारतीय मूल के विदेशियों को भारतीय पूर्वजों की खोज की जाती है। मई 2008 से सरकार राज्यों के महानगरों व पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को होम स्टे के रूप में आरामदायक व सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा शुरू की गई इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आता है, इसमें कुछ निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान का अधिकतम 5 कमरा पर्यटकों को किराए पर दिए जाने संबंधी पेइंग गेस्ट योजना प्रदेश में 1994 से चल रही है और वर्तमान में राज्य के पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के पास 40 पर्यटन बंगला या होटल्स और 7 अप टूर्स डिवीजन और 3 अन्य इकाइयाँ मौजूद हैं। जापान की सहायता से बौद्ध परिपथ योजना के बारे में, जिसका प्रथम चरण बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आने वाले जिलों सारनाथ, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी आदि के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कुछ कार्य हुए थे। इस परिपथ के पर्यटन स्थलों, सड़कों आदि के समेकित विकास हेतु बौद्ध परिपथ योजना के दूसरे चरण का कार्य किया जा रहा है। बौद्ध परिपथ के दिसंबर 2013 में मैत्री परियोजना को शुभारंभ किया गया और इस परियोजना में कुशीनगर में बुद्ध की भव्य प्रतिमा जो कि 500 फीट ऊंची बनाई जाएगी और इसमें प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए एक विशाल आधुनिक संस्थान, एक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इकाई और ध्यान एवं चिंतन मंडप, फव्वारे, जलाशय, पार्क और एक अतिथि गृह का निर्माण शामिल है। कुशीनगर में PPP के आधार पर एक हवाई अड्डे का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्य में 2014 में इको पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई है, जिसके तहत वन विभाग द्वारा इको पर्यटन हेतु दुधवा राष्ट्रीय उद्यान खीरी, राष्ट्रीय चंबल वन विहार जीव आगरा इटावा, सुहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच, लाख बहूसी पक्षी विहार कन्नौज, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सरसई नावर इटावा, सीताद्वार श्रावस्ती का विकास किया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे प्रो पुअर टूरिज्म योजना हेतु वित्त का पोषण विश्व बैंक के द्वारा किया जा रहा है और यूनेस्को की मूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के 3 स्मारक हैं, जिनमें ताजमहल 1983, आगरा किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल की गई और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल 3 धरोहर जैसे रामलीला 2008 में, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में काशी 2016 में और कुंभ मेला 2017 में इसके अंतर्गत शामिल की गई। दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु विंध्याचल में अष्टभुजी व कालीपुर तथा चित्रकूट में हनुमान धारा पर निजी क्षेत्र के सहयोग से रोपवे संचालित किया जा रहा है, जबकि मथुरा के बरसाने में रोपवे प्रस्तावित है। तो इनके संदर्भ में आता है। अब विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का ये प्रथम महत्वपूर्ण स्थल ताजमहल और द्वितीय आगरा फोर्ट आता है। अब आते हैं प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल, जिसमें आता है पहले नंबर पर अतरंजी खेड़ा। यह प्रदेश के एटा जिले में काली नदी पर स्थित है। वेनसांग इसे पी लो सान एन कहलाता है। यूनिवर्सिटी के अनुसार इस राज्य की नींव राजा बैन ने डाली थी और यहाँ से गैरिक मृदवान संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष मिले हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष मुख्यतः चित्रदूषण मृदवान संस्कृति से संबंध है और यहाँ पर लोहे प्रयोग, वृत्ताकार अग्निकुंड तथा धान के खेतों के प्रमाण भी मिले हुए हैं। दूसरे नंबर पर आता है अयोध्या धाम। अयोध्या धाम जो है वह अयोध्या जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। इस नगर का प्राचीन नाम अयाजसा है और यह भारत के 7 सप्तपुरियों में से एक है। यह भगवान राम की जन्मभूमि के साथ ही जैन धर्म के पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 14वें तीर्थंकरों क्रमशः आदिनाथ, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ व अनंतनाथ
का भी जन्म स्थल है। अयोध्या से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित रतनपुरी में 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का जन्म हुआ था और रामायण काल में यह नगर 12 योजन लंबा व 3 योजन चौड़ा था। यहाँ पर उत्तरी काली उपदार मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिल रहे हैं। महाजनपद काल में यह साकेत या कौशल जनपद की प्रमुख नगरी थी, जो कि उत्तरी भाग की राजधानी थी और यहाँ अशोक ने एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। यहाँ से पुष्यमित्र शुंग का एक लेख भी मिला हुआ है, जिसके अनुसार उसने यहाँ 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और गुप्तकाल में भी यह एक प्रमुख नगर था। ह्वेनसांग यहाँ अनेक बौद्ध मंदिर होने का उल्लेख किया है। यह नगरी बहुत समय तक प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की राजधानी रही। इस नगरी में सीता, राम, हनुमान के अनेक मंदिर हैं। कनक भवन, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत, सीताकुंड, सरयू नदी तट पर राम की पौड़ी, राम कथा संग्रहालय आदि यहाँ के प्रमुख स्थल रहे हैं। इसके अंतर्गत अयोध्या शहर में लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में भरत कुंड है। श्री राम जी के वनवास के दौरान भरत जी ने यहीं पर तप करते हुए राज्य का संचालन किया हुआ था। अब आता है अहिछल्द। अहिछल्द जो है वह बरेली जिले में स्थित रामनगर में की गई है। इसकी स्थापना यहाँ से मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्तोत्तर युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महाजनपद काल में यह भूभाग उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप भी बनवाया था। यहाँ से मित्र उपाधि वाले सिक्के, कुषाणों के सिक्के, गुप्तकालीन एक यमुना मूर्ति भी मिली हुई है। आलमगीरपुर में आलमगीरपुर जो है वह उत्तर प्रदेश में मेरठ के समीप हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीर में उत्खनन से प्राप्त अवशेष सिंधु सभ्यता के पूर्वी विस्तार की पुष्टि करते हैं और यह स्थल उत्तर हड़प्पा सभ्यता का भी केंद्र था। आलमगीरपुर से कपास उत्पादन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आता है कपिलवस्तु या पेहरवा। कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपरहवा से की गई है। यह स्थान सिद्धार्थनगर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर नेपाल की सीमा के पास स्थित है और बौद्धकाल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। यहाँ से एक प्राचीन बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध की अस्थियाँ युक्त एक पाषाण मंजूषा प्राप्त हुई है। मंजूषा पर ब्राह्मी लिपि का एक लेख लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसका निर्माण शाक्यों ने कराया था। यहाँ पर बौद्ध स्तूप उन 8 स्तूपों में से एक है जिनका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद करवाया गया था। वर्तमान में स्तूप की अवशेष एवं मंजूषा लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ उत्तरी काली उपदार मृदभांड युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी और यहाँ के सालारगढ़ पुरातात्विक स्थल से कुषाणों के सिक्के मिले हैं। यहाँ के गनवारिया पुरातात्विक स्थल से राजा शुद्धोधन के महल के भग्नावशेष मिले हुए हैं और यह श्रावस्ती, वाराणसी मार्ग तथा वैशाली पुरुषपुर मार्ग का एक प्रमुख केंद्र स्थल था। इसलिए कपिलवस्तु में आर्थिक, व्यापारिक सक्रियता के साक्ष्य मिलते हैं। महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में भी अनेक प्रकार के शिल्प प्रचलित थे। अब आता है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वह गौतम बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था, जो महाराजगंज जिले के नौतनवा स्टेशन से 15 किलोमीटर दूरी पर नेपाल में स्थित है। वर्तमान में इसे रुक्मिणीदेही कहा जाता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के समय 20वें वर्ष इस स्थल की यात्रा की थी और यहाँ के लोगों को कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। उसने यहाँ पर एक लेख युक्त एक शिला स्तंभ में गड़वाया, जिसके शीर्ष पर अश्व की मूर्ति थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस स्थल की यात्रा की थी। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में भी इस स्थल का उल्लेख बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में किया जाता है। अब आता है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वह यह नगर प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में 60 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यहाँ कौशम गांव है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्छ्छु ने हस्तिनापुर की गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। महाजनपद युग में यह वत्स जनपद की राजधानी थी और यहाँ पर राजा उदयन था। यहाँ से कुषाण शासकों द्वारा बिम्ब, कैटफिशस व कनिष्क के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ध्यातव्य है कि हूण शासक तोरमाड़ के आक्रमण के समय इस स्थल को बेहद क्षति पहुंची थी। यहाँ पर घोषिताराम बिहार निर्माणक घोषित नामक श्रेष्ठी था और अशोक व समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसे अकबर ने प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया था, वह भी यहीं था। यह बौद्ध थेरपद का केंद्र था। राजा उदयन किला अवशेष, घोषिताराम बिहार अवशेष, दिगंबर जैन मंदिर आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म यहीं हुआ।
प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर प्रभासगिरी प्रभुसा यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहीं पर महावीर स्वामी को माता शक्ति ने दीक्षा दिया था। कोयल के बारे में, कोयल जो है वह कोयल अथवा कोल अलीगढ़ जिले में स्थित है। भारत में तुर्कों के आगमन के समय इस पर राजपूतों का प्रभुत्व था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कोयल पर अधिकार किया था और इब्न बतूता कोयल के नगर वैभव की प्रशंसा करता है। सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोयल का स्थानीय शासक ईसा खां था, जो इसने बहलोल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कड़ा स्थान, जो कि प्रयागराज से समीप 64 किलोमीटर पश्चिम गंगा तट पर कौशाम्बी जिले में स्थित है। गंगा यमुना दोआब तथा प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व था, जिस कारण सल्तनत काल और मुगल काल में यह एक महत्वपूर्ण एकता या सूबा था। सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। कड़ा से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था और 1296 ईस्वी में कड़ा में सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी और अपने ही को दिल्ली सुल्तान घोषित कर दिया था। कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी का स्थापना की थी। शाहजादा सलीम ने 1602 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कड़ा दुर्ग में शरण ली और 1765 ईस्वी में संधि के अनुसार अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज कंपनी को कड़ा क्षेत्र को सौंप दिया और भक्त संत मलुकदास की जन्मस्थली कड़ा में ही स्थित है। अब आता है कालिंजर। कालिंजर जो है प्रदेश में बांदा जनपद में स्थित एक दुर्गीकृत स्थल है। पूर्व मध्य में यहाँ राजपूतों का शासन था। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रांत किया था। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमदेव को कालिंजर में पराजित किया था। 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियानों ने बारूद विस्फोट में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और अकबर ने 1569 में यहाँ के शासक रामचंद्र को पराजित कर कालिंजर पर अधिकार स्थापित कर लिया और इस प्रकार इनका सामरिक महत्व सदैव रहा। नेक्स्ट आता है कालपी। कालपी जो था वह जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित था। 10वीं शताब्दी ईस्वी में कालपी में चंदेलों का शासन स्थापित किया था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात यह एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गया था। अकबर के समय यह मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। बीरबल का जन्म यहीं हुआ था और यहीं से बीरबल ने रंग महल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त थे, जो कि 2 पौराणिक टीले ब्यास टीला और नरसिंह टीला था। काशी वाराणसी, जो कि यह प्रदेश या देश के ही नहीं बल्कि संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसे वर्णा तथा अस्सी नामक 2 नदियों के मध्य स्थित होने के कारण वाराणसी भी कहा जाता है। इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। महाभारत और रामायण में भी काशी राज्य का उल्लेख है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में काशी प्रमुख जनपद था। बुद्धकाल के ग्रंथों में काशी की विस्तृत चर्चा प्राप्त है। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना देवदास नामक राजा ने की थी और यह विद्या के केंद्र के रूप में प्राचीन काल से प्रसिद्ध था। यह शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था तथा हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी के रूप में सदैव प्रतिष्ठित रहा। जैन धर्म के 6वें और 23वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के द्वारा सुपार्श्वनाथ व पार्श्वनाथ का जन्म यहीं हुआ था और यहाँ जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। हुएनसांग तथा अलबरूनी इसके सांस्कृतिक प्रभाव पर मुक्त हुए थे। प्राचीन काल में यहाँ का शिल्प उन्नत अवस्था में था और शिल्प व्यापारी बहुत समृद्ध थे, जिन्होंने अपने सिक्के भी चलाए थे। पतंजलि ने यहाँ पर रेशम शिल्प का उल्लेख भी किया हुआ है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय मंदिर व स्थल, जिसमें विश्वनाथ का अहिल्याबाई होलकर निर्मित अन्नपूर्णा संकटमोचन दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मंदिर आदि, विश्वेश्वर, साक्षी विनायक और 5 रत्न आदि हैं। कुंडों तथा बापियों में दुर्गा कुंड, पुष्कर कुंड, पिशाच मोचन, कपिलधारा, लोलार्क, मानसरोवर, मंदाकिनी आदि उल्लेखनीय और गंगा पर कुल 84 घाट हैं, जिनमें 80 तुलसी, हरिश्चंद्र, अहिल्या, दशाश्वमेव तथा मणिकर्णिका आदि विशेष प्रसिद्ध स्थल हैं। काशी से मात्र 15 किलोमीटर पूर्व स्थित चंद्रपुरी नामक स्थान पर 8वें जैन तीर्थंकर चंद्रपुरी का जन्म हुआ है, जबकि सिंहपुर वर्तमान सारनाथ में 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ है। कुरु के बारे में, कुरु जो है वह सर्वप्रथम चर्चा महाभारत में मिलती है। महाभारत काल में यह एक प्रसिद्ध राज्य था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसके अंतर्गत आधुनिक दिल्ली व मेरठ के कुछ भूभाग में महाजनपद काल में एक प्रमुख जनपद था।
फिर आता है खंजवा या खजुआ, जो कि प्रयागराज के समीप अवस्थित है। इसका संबंध मुगल उत्तराधिकार युद्ध से है। 5 जनवरी 1659 में औरंगजेब ने इस स्थल पर हुए युद्ध के शाह शुजा को पराजित कर उत्तराधिकार में निर्णायक सफलता प्राप्त कर ली थी। गढ़कुंडार के बारे में, जो कि झांसी जिले में अवस्थित गढ़कुंडार पूर्व मध्यकाल में परमारों का आधिपत्य था, लेकिन बाद में इन पर चंदेलों का अधिकार हो गया। चंदेलों को पराजित कर पृथ्वीराज ने इस पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान के सेनानायक खेत सेह ने यहाँ पर खंगार राज्य की स्थापना की हुई थी। सुल्तान बलबन के समय 1265 से 1287 ईस्वी में गढ़कुंडार पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया और जिस पर 1531 ईस्वी में उनकी राजधानी रही थी। गढ़वा के बारे में, गढ़वा जो है वह प्रयागराज जिले में अवस्थित। गढ़वा ने कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त के शिलालेख में गुप्त संवत 98 की तिथि अंकित है। शिलालेखों से दान ग्रह को दान देने की सूचना प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के शिलालेख में गुप्त संवत 148 की तिथि अंकित है और इस लेख से विष्णु की प्रतिमा की स्थापना तथा पूजा के लिए दान दिए जाने की सूचना मिलती है। चंदावर के बारे में, जो कि चंदावर स्थल वर्तमान फिरोजाबाद में स्थित है। यह फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय भी है और 1194 ईस्वी में कन्नौज के गहड़वाल नरेश जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने यहीं पर हुए युद्ध में पराजित किया हुआ था। चुनार के बारे में, चुनार जो है वह विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर मिर्जापुर जिले में स्थित है। मध्यकाल में सामरिक महत्व के कारण यह स्थल सदैव चर्चित रहा है। चुनार से पूर्वी भारत पर नियंत्रण रखा जा सकता है। 14वीं शताब्दी में चुनार में चंदेलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी के दमन में क्रम में हुमायूं ने चुनार किले की घेराबंदी की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और यहाँ के दुर्ग में विक्रमादित्य द्वारा निर्मित भरथरी मंदिर है, जो कि पास भी बल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर भी है। अब आता है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में की हुई थी। तुगलक वंश के पतन के समय जौनपुर मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया और जौनपुर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों तथा स्थापत्य कला के लिए चर्चित रहा। साहित्य स्थापत्य जैसे अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा व जामा मस्जिद आदि व संगीत कला के लिए जौनपुर के सरकी सुल्तानों का योगदान चिरस्मरणीय रहा है। इनकी विशेषता के कारण जौनपुर को सिरेज ए हिंद कहा जाता है। झांसी के बारे में, झांसी जो है एक मध्यकालीन नगर है जिसकी स्थापना 1631 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की हुई थी। 1732 ईस्वी में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गई थी। तत्पश्चात झांसी पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ईस्वी में महान विद्रोह में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीर गति प्राप्त की थी। झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर व मेहंदी बाग आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक रहे हैं। देवगढ़ के बारे में, देवगढ़ ललितपुर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर जो है वह देवताओं, मतलब देवगढ़ का मतलब होता है कि देवताओं का किला, जो कि हिंदुओं और जैनों दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान पर गुप्तकालीन हिंदू मंदिर तथा मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें विष्णु की 10 अवतार मंदिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है। भगवान विष्णु का यह मंदिर ईंट स्थापत्य का सुंदर प्रतीक है। यहाँ 31 जैन मंदिरों का ग्रुप है, जिनमें 12 मंदिर विशेष है। इन जैन मंदिरों के अलावा यहाँ गजेंद्र मोक्ष वाराह मंदिर, सिद्धि की गुफा, राजघाटी पर नाहर घाटी भी दर्शनीय है। यहाँ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों के साक्ष्य तथा चंदेलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। पांचाल के बारे में, यह राज्य वर्तमान बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जनपदों की भूमि पर बसा हुआ था। महाभारत काल में यहाँ के राजा द्रुपद थे, जिनकी कन्या द्रौपदी थी। महाजनपद काल में यह एक प्रमुख गणराज्य था जो 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक भाग उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी आइछल थी और दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी कामपिल्य था। कानकुब्ज नगर में इनका गणराज्य का भूभाग स्थित था। प्रयागराज के बारे में, प्रयागराज जो है वह गंगा, यमुना, आदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। अकबर ने कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को प्रयाग में अपने किले में स्थापित करवाया था, जिस पर हरिशेन रचित गुप्त वंशीय समुद्रगुप्त का भी उल्लेख उत्कीर्ण है।
इससे समुद्रगुप्त की सैनिक एवं कलात्मक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। गुप्त काल में यह उनकी धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी। गुप्तों के पतन के पश्चात प्रयाग पर हर्षवर्धन, गुर्जर प्रतिहारों, चंदेल व गहड़ वालों का आधिपत्य रहा। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर सन 1574 ईस्वी में इलाहाबाद नाम दिया और उसे 444 वर्ष बाद बदलकर अक्टूबर 2018 में इसका पुनः नाम प्रयागराज कर दिया गया। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। प्रयाग को सभी हिंदू तीर्थों के राजा होने का सम्मान प्राप्त है और प्रायः सभी धार्मिक ग्रंथों में प्रयाग का उल्लेख मिलता है। यहाँ के हर 12वें वर्ष महाकुंभ और महाकुंभ के 6वें वर्ष कुंभ महाकुंभ व कुंभसेतर वर्षों में माघ मेला लगता है। भारद्वाज मुनि का आश्रम, प्राचीन अक्षयवट, ललिता, अलोप शंकरी, कल्याणी देवी मंदिर, बेड़ी माधव, नाग पाशुकी मंदिर, गंगा यमुना सरस्वती संगम त्रिवेणी यहाँ की प्रमुख धार्मिक स्थल है। संगम पर एक किला है जिसे अकबर ने बनवाया था और किले के अंतर्गत पौराणिक अक्षयवट का भी वृक्ष है। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस स्थान को जहांगीर का जन्म होने और शेख सलीम चिश्ती के निवास होने का कारण है। अकबर द्वारा काफ़ी महत्व दिया जाता है। यह 1573 से 1588 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा तथा फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवान खास, बीरबल का महल, मरियम का महल और पंचमहल आदि प्रसिद्ध है। बरन के बारे में, बरन जो है वह बुंदेलखंड जिले में स्थित है। यहाँ के राजपूत शासकों ने मुगल आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया था। 1018 ईस्वी में मुगल गजनबी ने बरन को पदाक्रांत किया था और 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ के शासक को पराजित कर अधिकार कर लिया था और प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी भी यहीं का निवासी का। भीतरी के बारे में, यह गाजीपुर जिले के सैदपुर जिले स्टेशन में 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ से गुप्त काल के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख सर्वप्रमुख है। इस लेख में स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है और यह स्तंभ बलुआ पत्थर का बना हुआ है जिसमें शीर्ष भाग पर विष्णु की प्रतिमा थी जो अब नहीं है। भीतरगांव के बारे में, जो कि कानपुर देहात जिले में स्थित है। भीतरगांव गुप्तकालीन शैली और ईंट और पत्थरों से निर्मित मंदिर के भग्नावशेष के कारण प्रसिद्ध है। यह मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल से बना हुआ था और भीतरगांव के मंदिर की उल्लेखनीय विशेषता इसमें शिखर का होना और ऊंचे चबूतरों पर निर्मित होना है। मंदिर की छत पिरामिडाकार है और इसकी बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया है। अब आता है बांसखेड़ा, जो कि शाहजहांपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा से 628 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला हुआ है जिससे हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना आदि की जानकारी प्राप्त होती है और इस अभिलेख में पुष्पभूति के अतिरिक्त हर्ष के समस्त पूर्वजों, राज्यवर्धन के सैनिक अभियानों, प्रशासनिक इकाइयों, अधिकारियों व दातव्य गांवों पर लगने वाले करों आदि का वर्णन मिलता है और इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि का उत्कीर्ण भी किया गया है। बदायूं के बारे में, बदायूं जो है वह सल्तनत काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश ने बदायूं का इक़्तिदार था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूं के ही थे। अकबर के समय का काल प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं था और बदायूनी भी बदायूं था। दिल्ली लखनौती मार्ग का यह प्रमुख केंद्र स्थल था। यहाँ व्यापारिक आर्थिक महत्व था। दुआब का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसका कृषि उपज में अधिक महत्व रहा है। मेरठ के बारे में, मेरठ जो है वह राजपूत सरकार हरदत्त ने एक किला निर्मित किया था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ लेख को मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था और 10 मई 1857 को भारत के एक महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ में ही हुआ था। माडी, जो कि मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक स्थल है जो कि सैंधवकालीन साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं। इस स्थल पर एक खेत से भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े एवं ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त मृदभांड हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त मृदभांडों के समतुल्य है। महोबा के बारे में, महोबा जो है वह 831 ईस्वी में चंदेल शाह राजपूतों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाई थी। चंदेलों का राज्य जेजाग भुक्ति, जिसे जुझोतु के नाम से प्रसिद्ध था। चंदेलों द्वारा निर्मित स्थापित अवशेष इसकी ऐतिहासिकता
प्रकट करते हैं। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में महोबा पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। कीरत सागर, चंदेल कालीन स्मारक, गोरख पहाड़ी पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं तथा यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। राजघाट के बारे में, राजघाट जो है वह वाराणसी नगर का एक उपभाग है। यहाँ पर उत्तरी काली मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सारनाथ बौद्ध संप्रदाय एवं मौर्य काल से संबद्ध यह प्राचीन स्थल वाराणसी से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जिसके पहले ऋषिपत्तन नाम से जाना जाता था। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध का पहला उपदेश अर्थात धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ है। मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाया था। स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह में इन्हीं से शीर्ष को अपनाया गया था और यह मौर्य प्रस्तर कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फाहियान ने सारनाथ की यात्रा की थी और ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। मध्य युग में गहरवाल शासक की रानी कुमार देवी ने यहाँ पर विहार और संघाराम बनवाए थे। 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म शिवपुरी वर्तमान सारनाथ में हुआ था। धमेक स्तूप जो कि गुप्तकालीन है। चौखंडी स्तूप जो है वह अशोक निर्मित है। मूलगंधी कुटी विहार, धर्मराज का स्तूप, सद धर्म चक्र विहार अवशेष, मृगदाव पक्षी विहार, जापानी, कोरियाई, थाई, चरमी, चीनी बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर व सारंगनाथ मंदिर आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। संकिसा के बारे में, संकिसा फर्रुखाबाद के समीप स्थित संकिसा या संकास का उल्लेख महाभारत, बौद्ध साहित्य तथा चीनी यात्रियों के विवरणों से मिलता है। ह्वेनसांग ने इसे कपित्थ नाम से पुकारा था। महाजनपद युग में यह पांचाल जनपद का प्रमुख नगर था। बौद्ध परंपरा के अनुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इंद्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग में अपनी माँ को उपदेश देते के बाद ही यहीं पर धरती पर आए हुए थे। महात्मा बुद्ध ने यहीं संघ में स्त्रियों की प्रवेश अनुमति दी थी। भिक्षुणी उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। बौद्ध ग्रंथों में संकिसा एक महान नगर के रूप में उल्लेखित हुआ। इनकी नगर स्थिति के अवशेष अभी भी सुरक्षित हैं। चीनी यात्री फाहियान ने भी संकिसा की यात्रा की और यहाँ पर अशोक द्वारा निर्मित एक लाठ या गज स्तंभ है जिन पर हाथी की आकृति उकेरी गई है। सराय नाहर राय जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, इनसे लगभग 8000 ईसा पूर्व में मध्यकालीन युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। श्रावस्ती जिले में स्थित वर्तमान सहित महित नामक स्थान की पहचान प्राचीन श्रावस्ती के रूप में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसे सूर्यवंशी राजा श्रावस्त ने बसाया था और यहाँ पर महाजनपद से लेकर गुप्तोत्तर युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में यह कौशल महाजनपद की दूसरी राजधानी थी। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों जिसमें उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महत्व रखता है। यह भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी और यहाँ बुद्ध ने 25 वर्ष काल व्यतीत किया था। यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जैतवन विहार बनवाकर भगवान बुद्ध को दान में दिया था। तीसरी जैन तीर्थंकर शंभवनाथ का जन्म यहीं हुआ था, अतः यह जैन तीर्थ भी है। आजीवर संप्रदाय के महान प्रवर्तक मखली पुत्र घोषाल जन्मस्थली यहीं थी और यहाँ से कनिष्क के 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। फाहियान तथा ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरणों में श्रावस्ती का विस्तृत उल्लेख किया है। महित 400 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत प्राचीन नगर का अवशेष जिस पर पक्की व कच्ची कुटी अवस्थित है। सहित जो कि 32 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत हो, इस क्षेत्र में जैतवन विहार तथा अन्य मंदिर स्तूप स्थित है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें अब मही सहित के अलावा स्वर्णगंध कुटी, आनंद बोधि वृक्ष, अंगुलीमाल गुफा, थाई लंकाई, बर्मी चीनी कोरियाई मंदिर, विश्व शांति घंटा व शोभनाथ मंदिर यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। सोहगोरा के बारे में, जो कि सोहगरा गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उत्तरी काली उपदार मृदभांड संस्कृति तथा मौर्योत्तर युग से संबद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मौर्योत्तर काल के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के तथा लोहे वस्तुएं भी प्राप्त हुई और यहाँ पर अनाज भंडारण के अवशेष भी मिले हुए हैं। संभल के बारे में, संभल मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। सल्तनत काल में यह महत्वपूर्ण एकता मानी जाती थी। बाबर की मृत्यु के बाद इस एकता को हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को प्रदान कर दिया था और बाबर ने यहाँ पर एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सामूगढ़ के बारे में, सामूगढ़ का यह स्थान आगरा से 16 किलोमीटर पूर्व स्थित है।
29 मई 1658 ईस्वी को यहाँ इस युद्ध में औरंगजेब उराद की संयुक्त सेना ने दारा के नेतृत्व में शाही सेना को पराजित किया था। युद्ध में विजय होने के उपरांत औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नज़रबंद कर लिया और अपने को बादशाह घोषित कर लिया था। सिकंदरा, जो कि आगरा के समीप स्थित सिकंदरा, मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के कारण प्रसिद्ध है। अकबर ने अपने जीवन काल में इसका निर्माण प्रारंभ कर दिया था, परंतु इसे 1613 ईस्वी में जहांगीर के काल में पूर्ण किया जा सके और इस मकबरे में बौद्ध स्थापत्य शैली का प्रभाव दृष्टिगत हुआ था। हुलास के बारे में, जो कि सहारनपुर जिले में स्थित है, यह उत्तर हड़प्पा युग से संबद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काली ओपदार मृदवान संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं। शुंगों और कुषाणों के समय में भी हुलास की आवासीय बस्तियाँ थी। अब आता है हुलास खेड़ा, जो कि लखनऊ जनपद में स्थित है। यहाँ से कुषाण काल से गुप्त युग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन अवशेषों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जिसमें 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहत सिक्के, 3 कुषाण शासकों के ताम्र सिक्के। हुलास खेड़ा से जो गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए उनमें दुर्ग के विशेष तांबे चांदी के सिक्के, गुप्त लिपि में लिखी कुछ मोहरें, हाथी दांत की कंघी, मोहर छापे, 17 घड़ों वाली लोहे की अंडाकार वस्तुएं प्रमुख रही हैं। अब मथुरा के बारे में। मथुरा जो है, मथुरा की गणना सप्त महापुरियों में होती है। वर्तमान मथुरा के समीप मधुबन में पहले मधु और उसके पुत्र लवण का शासन था। मधु के नाम पर मधुपुरी नगरी बसी थी। श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने लवण को मारकर इस नगरी को नया नाम दिया हुआ था। चंद्रवंश में श्री कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। महाजनपद युग में यह शूरसेन महाजनपद की राजधानी और कुषाण काल में उनके पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ से बैक्ट्रियाई, यूनानी, मेनेंडर के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में यह साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ विकसित शिल्प कला का मथुरा कला के नाम से जाना जाता है और इस केंद्र को बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाने का श्रेय दिया जाता है। मथुरा लगभग 300 वर्षों तक मथुरा कला शैली का प्रमुख केंद्र रहा और 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने यहाँ से के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित को ध्वस्त करवा दिया था। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाटों के नेता सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और उनकी राजधानी मथुरा में बनाई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकानाधीश मंदिर और विश्राम घाट आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल थे। बौद्ध मत की स्वास्तिकवादी विचारधारा का जन्म व विकास स्थलों होने के साथ ही श्वेतांबर जैनियों के लिए मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। अब आता है वृंदावन के बारे में। वृंदावन मथुरा से लगभग 9.6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी और यहाँ बहुत से मंदिर हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध गोविंद देव और रंगनाथ जी, जो कि द्रविड़ शैली और सफ़ेद पत्थर का मंदिर बना हुआ है, ये बहुत फेमस है। गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 में महाराज मानसिंह ने कराया था। बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, श्री गोपीनाथ जी का, साहे जी का व अष्ट सखी जी का मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। निधिवन तथा गिरिकुंज धार्मिक महत्व के करील कुंज हैं। बंसी घाट, कालीदह, केशी घाट आदि यमुना के प्रमुख घाट हैं। 2012 में यहाँ कृपालु जी महाराज इटालियन संगमरमर में एक भव्य मंदिर, प्रेम मंदिर का निर्माण कराया गया था। गोकुल के बारे में। गोकुल जो है वह है मथुरा से 10 किलोमीटर दूरी पर यमुना के उस पार स्थित है। कंस के कारागार से कृष्ण जी को वसुदेव जी ने यहीं पर नंद जी से यहाँ पहुँचाया था। यहाँ गोकुलनाथ मंदिर, नंद किला, दाऊ जी मंदिर, ठकुरानी घाट दर्शनीय है। गोकुल में कुछ ही दूरी पर रावल स्थित है, जिसे राधा जी की जन्म स्थल माना जाता है। गोकुल से 4 किलोमीटर की दूरी पर महावन है, जिसे श्री कृष्ण का पालना माना जाता है। वो 84 खम्बा मंदिर, योग माया मंदिर, ब्रह्मांड घाट आदि दर्शनीय है। नंदगांव के बारे में। नंदगांव जो है वह मथुरा से 48 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पहाड़ी की तलहटी में नंदगांव स्थित है। यहीं पर नंद बाबा का घर है और यहाँ पहाड़ी के ऊपर के भाग को एक विशाल मंदिर स्थित है। गोवर्धन के बारे में, जो कि एक समतल से लगभग 100 फुट ऊंचा है, जो कि मथुरा से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोवर्धन का परिक्रमा पथ लगभग 21 से 22 किलोमीटर है और इस पथ का कुछ भाग राजस्थान में पड़ता है और इस पर मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि कई पवित्र सरोवर व मंदिर स्थित हैं। दाऊ जी का मंदिर, जो कि यह स्थल मथुरा से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नगर के मध्य में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ
दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। यहाँ वर्ष में 2 मेले लगते हैं, जिनमें एक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को लगता है, जिसे देव छठ कहते हैं, और दूसरा अगहन की पूर्णिमा को लगता है। बरसाने के बारे में, बरसाना गांव गोवर्धन से 20 किलोमीटर उत्तर में कोसी आगरा दिल्ली सड़क पर 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। बरसाना का मूल नाम ब्रह्म सारणी था। यह एक पहाड़ी ढाल पर स्थित है। यह स्थान लाडली जी राधा जी का स्थानीय नाम के सम्मान से निर्मित मंदिर में सुशोभित है। यहाँ कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित रंगीली महल नामक एक मंदिर भी प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष राधाष्टमी के अवसर पर मेला लगता है और प्रतिवर्ष होलिकात्सव पर वह लट्ठमार होली का आयोजन किया जाता है। बिठूर के बारे में, बिठूर कानपुर के 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर स्थित है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित था, जहाँ से की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में यहाँ रही थी और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है। विंध्याचल के बारे में, विंध्याचल मिर्जापुर जिले में स्थित है तथा इसे विंध्यवासिनी देवी का पौराणिक मंदिर है। यह एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने शरीर को अपने पिता द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में जलाकर होम कर दिया था, तो भगवान शंकर सती के शरीर को लेकर जा रहे थे, तो उसमें कुछ अंश इस स्थान पर गिर रहे थे और यहाँ पर प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों का मेला लगता है। अब आता है सरधना, जो कि मेरठ से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित प्राचीन नगर है। यहाँ दक्षिण एशिया का अद्भुत चर्च है और इस चर्च को बेगम समरू ने बनवाया था। नवंबर माह में द्वितीय रविवार को यहाँ मेला लगता है। अब आता है श्रृंगी रामपुर, जो कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दक्षिणी किनारे पर बसे श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का एक मंदिर है। कहा जाता है कि श्रृंगी ने अपने सिर पर लगे सींगों को हटाने के लिए यहाँ तपस्या की थी और तपस्या के बाद सींग गिर गया था। प्रतिवर्ष इस स्थान पर 2 मेले, जो कार्तिक पूर्णिमा को और दूसरा दशहरे बेल पर लगता है। श्रृंगवेश्वर के बारे में, जो कि यह प्रयागराज श्रीनगर से लगभग 45 किलोमीटर दूर गंगा के बाएं तट पर स्थित है। अपनी वनवास यात्रा के दौरान भगवान श्री राम ने यहाँ पर राजा और मित्र निषाद राजगुह के कहने पर एक रात विश्राम किया था। दूसरे दिन भगवान राम ने गंगा घाट के नाविक निषाद की प्रार्थना करने पर उत्तरवाई के बदले गंगा जल द्वारा अपने पैर धुलवाए और प्रयाग को प्रस्थान किया। रामचौरा घाट, हनुमान मंदिर, श्रृंगी मंदिर आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य जो सीतापुर शहर में लगभग 21 किलोमीटर दूर गोमती नदी पर स्थित इस स्थल को बारे में यह कथा प्रचलित है कि यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा सौनक ऋषि को दिया गया चक्र चलते चलते इसी स्थान पर जमीन पर गिरा और पृथ्वी में समा गया। इस स्थान पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है। फाल्गुन मास में लोग यहाँ 84 कोस की परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें चक्र तीर्थ, भूतेश्वर नाथ, सूत गद्दी, व्यास गद्दी, चक्र नारायण मंदिर, ललिता देवी मंदिर, पंचप्रयाग, बद्रीनारायण मंदिर, हनुमानगढ़ी, पंच पांडव मंदिर व पांडव किला, पुराण मंदिर, मिश्रिक, दधीची कुंड, हत्याहरण तीर्थ, रुद्रावर्त व देव देवेश्वर आदि आता है। यहाँ स्थित चक्र तीर्थ या गोलाकार जल कुंड को पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार व्यास गद्दी नामक स्थल पर व्यास जी ने वेद के चारों भागों में विभाजित किया और पुराणों की रचना की थी। सूत गद्दी नामक स्थल पर सूत ऋषि को और शौनक आदि ऋषियों का संवाद हुआ था। हनुमानगढ़ी नामक स्थान के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी अहिरावण ने राम लक्ष्मण को मुक्ता कराकर पाताल तोड़कर यहीं प्रकट हुए थे। ललिता देवी नैमिषारण्य की अधिष्ठात्री देवी हैं और इनके आसपास अनेक मंदिर एवं मठ निर्मित हैं। नैमिषारण्य से 10 किलोमीटर दूरी पर मिश्रिक स्थित है और कथा है कि यहाँ पर महर्षि दधीची ने अपने अस्थि दान करके अपने पूर्व सम्मत तीर्थों के जल से स्नान कराया था और इनका नाम मिश्रित तथा मिश्रिक पड़ा। यहाँ दधीची कुंड, महर्षि दधीची आश्रम, सीता कुंड दर्शनीय आते हैं। नैमिषारण्य के बारे में, जो कि 12 किलोमीटर दूरी पर हत्याहरण तीर्थ स्थित है और यहाँ हत्या रूपी पाप से मुक्ति मिलती है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है। अब आता है ददरी, जो कि बलिया जिले में एक स्थित यह ब्रह्म जी के पुत्र भृंगु जी के शिष्य दरदर मुनि की तपोभूमि रही है। प्रत्येक वर्ष इस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें पशुओं का भारी मात्रा में क्रय विक्रय किया जाता है। यहाँ भृंग ऋषि का एक मंदिर भी
स्थित है। गोला या गोकर्णनाथ, जो कि प्रदेश में लखीमपुर खीरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित गोला गोकर्णनाथ ने एक विशाल झील और उसके निकट भगवान गोकर्णनाथ महादेव का एक विशाल तथा प्राचीन मंदिर है। महायोगी गोरखनाथ द्वारा खिचड़ी प्रसाद वितरण स्थल पर स्थापित मंदिर तथा नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ यहीं पर स्थित है। शाकुंभरी देवी, जो कि सहारनपुर से 41 किलोमीटर दूरी पर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा शाकुंभरी देवी का एक पवित्र स्थल है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में इस स्थान पर विशाल मेला लगता है। हस्तिनापुर मेरठ, जो कि यह नगरी मेरठ से 37 किलोमीटर दूर है, इसके पुरातात्विक स्थलों से मर्दभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं। इनकी स्थापना हस्तिन नामक राजा ने की थी। महाभारत युग में यह कौरवों की राजधानी थी। मौर्योत्तर युग में शुंग काल के अवशेष प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दंतवंशी शासकों, कुषाणों तथा योद्ध मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ बड़ा मेला लगता है और यहाँ एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। जैनी लोगों के लिए यह काशी है। 16वें, 17वें, 18वें तीर्थ के अनुकरण, जिसमें शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ का जन्म व दीक्षा यहीं हुआ है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी भी राजा श्रेयांस ने यहीं पर इक्षुरस का दान किया हुआ था, इसलिए इसे दान तीर्थ कहा जाता है। और यहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित भशुमा गांव में एक प्राचीन जैन प्रतिमाएं भी स्थित हैं। देवबंद के बारे में, जो कि सहारनपुर में स्थित देवबंद में एक प्रसिद्ध कलात्मक व धार्मिक दुर्गा का मंदिर है। मंदिर के पास ही देवी कुंड है, जो श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ अरबी भाषा में संबद्ध एक संस्थान है जिसका नाम दारुल उलूम आता है। सौरो या शुकर क्षेत्र के बारे में, जो कि कासगंज जिले में स्थित सौरो क्षेत्र देश के प्रमुख तीर्थों में से एक है। पुराणों के अनुसार विश्व निर्माण की प्रक्रिया में इनके निर्माण प्रारंभ हुई थी। यहीं पर प्राचीन मंदिर है जिसमें श्री 12 भगवान की एक विशाल प्रतिमा है और मंदिर के पास ही 12 घाट है, जिसे हरिवदी भी कहती है। यह वास्तव में एक बड़ी झील है जिसके चारों ओर मंदिर व घाट बने हुए हैं। मंदिरों तथा दर्शनीय स्थलों में प्रमुख हैं श्री योगेश्वर, श्री सीताराम और श्री बटुकेश्वर नाथ के मंदिर तथा प्रयागराज जैसा अक्षयवट आदि आता है। पृथ्वी पर गंगा के लाने के लिए राजा भागीरथ ने यहाँ तपस्या की थी तथा उनके नाम पर यहाँ एक हिंदू मंदिर स्थित है। अब आता है गढ़मुक्तेश्वर, जो कि मेरठ से 42 किलोमीटर दूर हापुड़ जिले में गंगा के दाहिनी तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मोहल्ला था। यह गढ़मुक्तेश्वर शिव का मंदिर है। मंदिर के पास ही झारखंडेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवलिंग भी है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। मगहर के बारे में, मगहर जो है वह संत कबीर नगर जिले में स्थित मगहर संत कबीर का महाप्रयाण स्थल है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है और यहाँ पर कबीर दास की समाधि स्थल ही के करीब ही उनके पुत्र कमाल की समाधि है। अब आता है शुक्रताल या मुजफ्फरनगर, जो कि मुजफ्फरनगर जिले में स्थित इस स्थल पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। कार्तक में पूर्णवासी व एकादशी पर हजारों भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ प्रत्येक मास में भागवत संप्रदाय का आयोजन होता रहता है और यहाँ अनेक मंदिर हैं। गोरखपुर के बारे में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह नगर राप्ती नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर भारत का प्रमुख धार्मिक मासिक पत्र कल्याण प्रकाशित होता है, जो धार्मिक पुस्तकों के प्रसिद्ध प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन है। बाबा गोरखनाथ मंदिर यहाँ का मुख्य दर्शनीय स्थल है और यहाँ महायोगी गोरखनाथ की तपस्थली व नाथ संप्रदाय की सिद्धपीठ भी है। काकंडी के बारे में, जो कि यह स्थान देवरिया नगर से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। यह 9वें जैन तीर्थंकर शुभदानाथ का जन्म यहाँ हुआ है। पावानगर के बारे में, यह स्थान कुशीनगर जिले में स्थित है। जैन तीर्थंकर भामवीर स्वामी ने 468 ईस्वी में पूर्व में इसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया और प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ निर्माण महोत्सव मनाया जाता है। बहराइच के बारे में, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मुस्लिम फकीर सैयद सलार और मसूद गाजी की पवित्र दरगाह है। ये संत महमूद गजनबी के साथ भारत आए और यहाँ से मेले में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में मुस्लिम एवं हिंदू भक्त अपनी मनोकामना हेतु आते हैं। चित्रकूट के बारे में, जो कि प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित चित्रकूट वर्तमान में एक जिला और मंडल भी है। वनवास काल में सीताराम लक्ष्मण जी के 12 वर्ष से कुछ
अधिक समय तक यहीं निवास किया था। जनश्रुति के अनुसार यहाँ महर्षि वाल्मीकि भी रह रहे थे। यहाँ प्रवाहित मंदाकिनी नदी, जिसे पयस्वी भी कहते हैं, के बाएं तट पर राघव प्रयाग, कैलाश घाट, राम घाट और घृत कल्प घाट आदि 24 घाट तथा अनेक प्राचीन मंदिर हैं। राम घाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कामदगिरी तथा कामतानाथ मंदिर है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में फैले कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा पथ 5.2 किलोमीटर है और इस पर छोटे बड़े लगभग 300 मंदिर हैं। रामघाट से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर सीतापुर है और यहाँ पर रामायण मेला आयोजित किया जाता है। रामघाट से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व पहाड़ी पर हनुमान धारा मंदिर भी है। रामघाट से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर भरतकूप है। रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर मध्य प्रदेश में जानकी कुंड है। 4 किलोमीटर दूरी पर मध्य प्रदेश में फटिक शिला, 6 किलोमीटर दूरी पर मध्य प्रदेश में सती अनुसुईया महर्षि अत्रि का आश्रम तथा मद्राचल पर्वत और 10 किलोमीटर दूरी पर मध्य प्रदेश में ही गुप्त गोदावरी नामक स्थल स्थित है। कार्तिक अमावस्या मतलब कि दीपावली को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। राजापुर के बारे में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली है। यह चित्रकूट से 38.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तुलसी स्मारक समिति की ओर एक सुंदर स्मारक निर्माण भी हुआ है। कन्नौज के बारे में, कन्नौज प्राचीन काल में कानकुब्ज के नाम पर प्रसिद्ध कन्नौज का उल्लेख टॉलमी में द ज्योग्राफी पतंजलि के महाभास, कई पुराणों, महाभारत तथा चीनी यात्राओं फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों से प्राप्त होता है। कन्नौज में सबसे प्राचीन बस्ती के साक्ष्य काले मृदभांड युग से प्राप्त हुए हैं। हर्षवर्धन के समय कन्नौज की समृद्धि व महत्व शिखर पर था। ह्वेनसांग ने कन्नौज के वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। उस समय कन्नौज के नगर महोदय श्री कहलाता है। नहर काल में कन्नौज में अनेक संग्रहालय थे, जिसमें लगभग 10,000 भिक्षु रहते थे और इसके अलावा लगभग 200 देवी देवताओं के मंदिर भी थे। हर्षोत्तर युग में हुए त्रिदलीय संघर्ष के कारण इस नगर का वैभव और आर्थिक राजनीतिक महत्ता की थी। प्रतिहारों का कन्नौज पर सर्वाधिक समय तब प्रभुत्व रहा जब मोहपन गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासन जयचंद्र गढ़वाल था। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा विधि प्रचलित थी। यहाँ पर बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन अध्यापन किया हुआ था। राजशेखर, भावभूति, वाण आदि विद्वान कन्नौज से संबद्ध रहे और यह नगर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक भारत की राजधानी रहा और उत्सवों की रंगस्थली थी। पुरातत्व, कला, संस्कृति का केंद्र कन्नौज अपने इत्र की शोभास्तु गंध के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों वर्ष पुराने खंडर, मंदिर और मस्जिद पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे छेमकली देवी का मंदिर, पद्मावती सती का मंदिर और जयचंद्र का किला आदि आता है। आगरा के बारे में, आगरा यमुना के तट पर स्थित इस नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी ने की हुई थी। उसने इसे सामरिक महत्व का स्थान घोषित कर सैनिक राजनीतिक केंद्र बनाया था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया, जो कि औरंगजेब के समय तक रहा। अकबर ने यहाँ किला निर्मित कराकर अनेक भव्य भवनों का निर्माण कराया और नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एतमुद्दौला का शानदार मकबरा भी निर्मित कराया था। शाहजहाँ ने जहांगीरी एवं अकबरी महल, मोती मस्जिद तथा स्थापत्य के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक ताजमहल का निर्माण कराया हुआ था। मुगल काल में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ सिया संत काजी नूरुल्लाह की मजार है, जो जहांगीर के शासनकाल में ईरान से आए थे। अतएव भारत, ईरान, इराक के मुसलमानों के लिए आगरा एक तीर्थ स्थान बन गया था। आगरा शहर के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा महायोजना 2021 तैयार की गई है और इनको नगर योजना को विकास अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत आगरा के पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विभिन्न नगरीय क्रियाओं के लिए 20,000 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। आगरा शहर से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित सौरीपुर में 22वें जैन तीर्थंकर श्री नेमिनाथ का जन्म हुआ था। अब आता है बाराबंकी, जो कि बाराबंकी लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, कोटवाधाम आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ के महादेव की स्थापना स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने की हुई थी। किंतूर ग्राम में महारानी कुंती द्वारा स्थापित कुंतेश्वर मंदिर है। इसी जनपद के ग्राम बधूसराय में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सलामत शाह की मजार भी स्थित है।
देवा शरीफ या बाराबंकी, जो कि इस बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। बादशाह, जो कि बाराबंकी शहर से 16 किलोमीटर दूर है, यह स्थल सूफी संत सैयद सलाह शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह के कारण प्रसिद्ध है। देवी पाटन, जो कि बलरामपुर में है, यहाँ पर तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के निकट पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी की स्थापना महाराजा विक्रमादित्य ने की हुई थी। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। कंपिल या फर्रुखाबाद के बारे में, जो कि विष्णु पुराण, जातक, रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रंथों में इस नगरी का उल्लेख विभिन्न रूपों, प्रसंगों और परिवेशों में किया गया है। महाजनपद युग में यह दक्षिण पंचाल राजधानी जनपद की राजधानी थी। गंगा के दाएं तट पर स्थित यह तीर्थ स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली थी। द्रौपदी का स्वयंवर यहीं हुआ था और यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में मुगल घाट, औरंगजेब, राजा द्रुपद किला, कपिल मुनि का आश्रम, कपिलेश्वर नाथ मंदिर, रामेश्वरम नाथ मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर, जैन दिगंबर मंदिर, भेद कुंड, द्रौपदी कुंड आदि मुख्य रहे हैं। कुशीनगर के बारे में, कुशीनगर, जो कि कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, जो कि गोरखपुर से लगभग 45 किलोमीटर पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर वर्तमान कश्यानगर के पास स्थित है। इस नगर का पुराना नाम बशैया है, जो कि महाराज जनपद काल में यह मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध का महानिर्माण यहीं हुआ था और प्राचीन काल से यह नगर श्रावस्ती वाराणसी मार्ग पर स्थित होने के कारण आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अशोक ने यहाँ कई स्तूपों एवं विहारों का निर्माण भी कराया था और कुमारगुप्त के समय हरिबल भी यहाँ पर स्तूपों तथा विहार बनवाए हुए थे। यहाँ खुदाई से एक प्राचीन निर्माण स्तूप मिला हुआ है और यहाँ का सबसे उल्लेखनीय मंदिर महापरिनिर्वाण मंदिर है, जिसे 15वीं शताब्दी की 6.10 मीटर लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। वर्तमान समय में इसके ऊपर धातु की एक पतली चादर मड़ी हुई है और इस स्थान पर समीप ही बुद्ध की 10.5 फुट ऊंची एक और प्रतिमा सुरक्षित है, जो मध्यकाल की है। इसे माथा कुंवर कहते हैं। यह मूर्ति गया के काले पत्थर से बनी है। इसके अलावा 15 मीटर ऊंची रामा भर स्तूप, जो कि मुकुट बंधन चैत्य, बाट थाई मंदिर, चाराजकीय बौद्ध संग्रहालय, लंकाई चीनी जापानी बर्मी कोरियाई मंदिर, बिरला गुप्त बुद्ध मंदिर, शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर आदि दर्शनीय है। बुद्ध पूर्णिमा से यहाँ मेला लगता है, जो लगभग 1.5 माह तक चलता है। जापान की मदद से यहाँ पर एक महत्वाकांक्षी मैत्री परियोजना का भी शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के तहत कुशीनगर का विकास एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म स्थल के रूप में किया गया था और इस परियोजना के तहत यहाँ बुद्ध की 500 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जानी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। लखनऊ के बारे में, जनश्रुति है कि इस नगर को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था और इनका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। यहाँ एक पुराना टीला है, जो लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ को सबसे अधिक प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल में तब मिली जब अवध के सूबेदार शहादत खां ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। नवाब आसिफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई और तब से वाजिद अली शाही, जो कि 1856 ईस्वी तक यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। 1857 के विद्रोह में वीरांगना बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था। यहाँ के नवाबों ने अनेक भवनों, दरवाजों आदि का निर्माण कराया। आसिफउद्दौला ने रूमी दरवाज़ा, इमामबाड़ा, आसफी मस्जिद, दौलत खाना, रेजिडेंसी, बिबियापुर कोठी, चौक बाजार का निर्माण करवाया था। गाजीउद्दीन हैदर ने शाहन जब, मोती महल, मुबारक महल, मस्जिद, शहादत अली, खुर्शीद जादी के मकबरे तथा नगर के दक्षिण में एक नहर बनवाई हुई थी। इस मोहम्मद अली शाह ने हुसैनाबाद, इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद, हुसैनाबाद बरादरी आदि इमारतें बनवाई। प्रसिद्ध 76 मंजिल का निर्माण नसरुद्दीन हैदर ने करवाया था, जिनमें अब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के सम्मान में यहाँ बनवाया गया शहीद स्मारक, चिड़ियाघर, नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी दर्शनीय है और यह नगर शिया संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम संत शाह मीना की मज़ार है। यहाँ मुस्लिम महीने रजब के प्रथम गुरुवार को वार्षिक उर्स मनाया जाता है और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके भक्त हैं। बसंत पंचमी को आयोजित बसंत का नौचंदी में दोनों ही भाग लेते हैं।
तो यहाँ पर इस तरीके का इस चैप्टर में प्रत्येक स्थानों के बारे में अलग अलग करके बताया गया है, जिसको आपने बखूबी देखा है, पढ़ा हुआ है, और आप कई स्थानों से तो बिलोंग भी करते हैं और आप इन्हें घूमा भी हुआ होगा। तो इनकी जो स्पेशलिटी है, इनकी जो प्रमुख विशेषता है, उनको भी नोटिस करके आप, और जो आपको ये पता नहीं तो उनको याद करेंगे। अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी जो भी डाउट रह गए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे आगरा शहर की स्थापना की थी, किसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए आता है बहलोल लोदी ने, ऑप्शन बी आता है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत खिलजी खान है, और ऑप्शन डी आता है सिकंदर लोदी ने। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन डी है, क्योंकि इसकी आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। तो हर्षवर्धन ने कौन महान सम्मेलन किए? कन्नौज और प्रयाग में। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। नेक्स्ट आता है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर दिए गए हैं। दूसरी सूची में अकबरपुर, खलीलाबाद, नौगढ़, नोएडा का दिया गया है। तो इसमें बताना है कि एक दूसरे से कौन सुमेलित है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी है कि गौतम बुद्ध नगर आपका नोएडा से संबंधित है, और अंबेडकर नगर अकबरपुर से, और संत कबीर नगर खलीलाबाद से, और सिद्धार्थ नगर नौगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? तो यह किस जनपद में स्थित है? यह सीतापुर जनपद में है। महानिर्वाण मंदिर स्थित है। महानिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? कुशीनगर में। नेक्स्ट आता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ऑप्शन बी होगा। किसी नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? नागौर महोदय श्री के कन्नौज को जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो जीवंत नगर वाराणसी है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए श्रृंगवरेश्वर बांदा, ऑप्शन बी हस्तिनापुर मेरठ, ऑप्शन सी विंध्याचल मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी देवा शरीफ बाराबंकी। तो इसके अंतर्गत कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उसमें ए जो होगा वह उसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की बाजार का मेला कहाँ लगता है? इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवा शरीफ में लगता है। नेक्स्ट आता है सूची 1 और 2 में, जिसमें मंदिर और जनपद दिए गए हैं। दशावतार मंदिर, बाबा सोमनाथ मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, वराह भगवान का मंदिर, इसके अंतर्गत ये प्रमुख मंदिर दिए गए। तो आपको सुमेलित करके बताना है। दशावतार मंदिर कहाँ है? आपका झांसी में स्थित है। फिर इसके बाद आता है बाबा सोमनाथ का मंदिर, देवरिया में स्थित है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में, और वराह भगवान का मंदिर एटा जिले में स्थित है। तो इसके साथ ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो इसके अंतर्गत आपका जैन और बौद्ध धर्म का कौशाम्बी स्थल जो है दोनों का तीर्थ क्षेत्र है। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वह स्थल जो 60,000 मुनियों की सभा महाभारत का वाचन करता है। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर है वह ऑप्शन डी है, वह नैमिषारण्य है। नेक्स्ट आता है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज जौनपुर शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? बिठूर में है। नेक्स्ट आता है कि इसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया। सूची 1 में कनक भवन, कामदगिरी और कालिंजर दुर्ग, देवा शरीफ है। सूची 2 में बाराबंकी, बांदा, चित्रकूट, अयोध्या है। तो एक दूसरे से सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसके अंतर्गत जैसे आपका कनक भवन जो है वह अयोध्या में स्थित है, फिर कामदगिरी चित्रकूट में है, कालिंजर दुर्ग जो है वह बांदा में, और देवा शरीफ बाराबंकी में है। तो इसके साथ ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उदयन बासदत्ता की कथा संबंधित है।
तो उदयन बासदत्ता की कथा किससे संबंधित है? कौशाम्बी से। संत कबीर मलूकदास थे, तो संत कबीर मलूकदास कहाँ के थे? कड़ा कौशाम्बी से के थे। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है, तो इस स्थल का स्तंभ किससे है? जैन धर्म से। निम्न में से कौन सा स्थल में एक दूसरे से सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वह सुमेलित नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा से संबंधित है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर से संबंधित है और जेके मंदिर लखनऊ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपका अकबर का मकबरा जो है वह विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल तीनों ही विश्व धरोहर सूची में आते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करके बताना है कि इसमें कौन सा एक दूसरे से सुमेलित है। सूची 1 में कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती है। सूची 2 में भरसमेक स्तूप, घोषितराम मठ, रामाभर स्तूप सहित महित आता है। तो इसके अंतर्गत ये आपका इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जो कि ABCD के क्रम में है, तो इसको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें जैसे कौशाम्बी जो है वह घोषातराम मठ से संबंधित है, कुशीनगर रामाभर से संबंधित है, जो सारनाथ है वह धमेक स्तूप से, और जो श्रावस्ती है वह सहित महित से। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो बौद्ध परिपथ का भाग संकिसा नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत बताना है। इसमें आपका कोशी गोरखपुर से संबंधित नहीं है, गंगा वाराणसी से संबंधित है, लखनऊ गोमती से, सरयू अयोध्या से संबंधित है। महोदय किसका पुराना नाम है? तो आपको बताना है महोदय जो है वह कन्नौज का पुराना नाम है। नेक्स्ट आता है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो बेगम समरू ने कहाँ पर चर्च का निर्माण कराया था? यह सरदना में। और निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन डी है वह नहीं सुमेलित है, क्योंकि यह नैमिषारण्य है। कबीरपंथियों का तीर्थ स्थल मगहर है। भगवान बुद्ध के निर्माण स्थल कुशीनगर। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो कालिंजर किला कहाँ पर स्थित है? आपका आता है बांदा जिले में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है। जो वर्तमान में स्थित है यह कहाँ पर है? यह आपका बिठूर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो इसका नामकरण क्या किया गया? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। नेक्स्ट आता है कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो यह भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर आपका यमुना नदी पर है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है आयोजन? लखनऊ में। नेक्स्ट आता है कि कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो यह औरंगजेब ने करवाया था। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। नेक्स्ट आता है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो अयोध्या आपकी कौशल की राजधानी थी। नेक्स्ट आता है कि बहू बेगम का मकबरा स्थित है। तो बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल या भेद कुंड स्थित है। यह फर्रुखाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो यह भृगु ऋषि का जन्म एवं कर्म स्थल भृगु है, अब मतलब बलिया है। नेक्स्ट आता है रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार या रोपवे सेवा कहाँ शुरू की हुई है? तो यह आपकी मिर्ज़ापुर में शुरू हुई है। तो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन की श्रृंखला फिनिश होती है, साथ ही साथ चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल
यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी लेक्चर की जितने भी अभी तक लेक्चर दिए हैं उनकी सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। धन्यवाद।